10 दिवसीय हम्म, चलने हाँ वाले हाँ। इस नेक की कार्यशाला में और इस हम्म, आभासी पटल पर मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा छत्तीसगढ़ से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस वर्कशॉप में दो कॉलेज तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ग्वालियर और साथ ही खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के प्राचार्य हमारे साथ पूरी समय मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही इन दोनों संस्थाओं के 6 अन्य इंस्टीट्यूशंस भी इसमें अपना मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और डे फर्स्ट से यानी 15 तारीख से हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं कि नेक जैसे विषय पर बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यशाला में इतनी लोगों ने जिज्ञासा दिखाई है, उत्सुकता दिखाई है और निरंतर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में कॉलेज कोई भी हो, या तो कोई नया कॉलेज हो या पहले से वेल एस्टेब्लिश कॉलेज हो, सभी को नेक की आवश्यकता है। और कितनी भी जानकारी इसके बारे में हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर हम ये पाते हैं कि अभी भी हम कुछ नहीं जान पाए हैं और अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। तो इस तरह से ये जो व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम सभी प्रतिभागी प्रोफेसर्स को, चाहे वो न्यू कमर्स हो, चाहे स्टैब्लिश हो या सीनियर्स हो, सभी इस बात को बहुत अच्छे से तस्हीद कर लें, अपने आप को बिल्कुल इस स्थिति में रखें कि कल को उनका कॉलेज नेक के एक्रेडिटेशन के लिए खुद को तैयार पाता है या नहीं पाता है, वह अपनी स्थिति को आकलन खुद कितना कर पाता है, उसके बाद तो नेक की पीएटी करती ही है। तो लगातार हमने अब तक विभिन्न जो नेक के क्राइटेरिया थे उन पर चर्चा की। सबसे फर्स्ट डे हुआ था कुछ सामान्य जानकारी के पश्चात, पहला करिकुलम था, करिकुलम एस्पेक्ट्स को लेके किया गया था। दूसरा लेक्चर टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशन पे था। तीसरा हमारा लेक्चर जो एक्सपर्ट्स ने दिया था वो रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशंस पे था। चौथा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस हमारे क्या होने चाहिए। पांचवा था, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है अपनी जगह में, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन की स्थिति क्या है और महाविद्यालय को खुद को कहाँ पे रखना चाहिए। छठा था गवर्नेंस गवर्नेंस एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे। और अब हम आज सातवें क्राइटेरिया पे चर्चा करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसका अर्थ ये है, एक्सपर्ट हमारी चर्चा करेंगे और वो अपनी बात को रख करके हम सब जितने भी प्रतिभागी हैं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो ये सातवां क्राइटेरिया भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन किन वैल्यूज को, किन मूल्यों की धारणा करता है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका वो पालन करता है या क्या करना चाहिए। इन सब पे चर्चा हम अपने आज के हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, जो नेशनल कॉलेज लखनऊ के हैं, सर आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चूंकि नमस्कार। नियमानुसार आपकी सीवी हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो चूंकि डॉक्टर अंशु केडिया मैडम लखनऊ की हैं, तो मैं समझती हूँ आपका परिचय देने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो आपको जानते हैं लेकिन हमारे प्रतिभागी आपको जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर अंशु केडिया मैडम से करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि सर आपका परिचय हमारे पूरे विद्वान साथियों से कराएं। थैंक यू डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी। सर से तो मैंने कहा एक सीवी दे दीजिए। अब सर ने कहा कि हम लोग तो इतने लंबे समय से साथ हैं, अब सीवी क्या है, आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वास्तव में अगर कहें तो सर अपने आप में खुद ही एक संस्था है इस समय। लखनऊ का एक बड़ा प्रोमिनेंट कॉलेज है कालीचरण पीजी कॉलेज। लंबे समय सर ने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी, और प्रिंसिपल तक वहाँ पे रहे, और सर ने अपने टेन्योर में वहाँ पे नैक पूरा इंस्पेक्शन कराया। और सर ने तो इवन लगातार अपने कॉलेजेस में, जब हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, लगातार अपने कॉलेजेस में इवेंट्स किए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो भी एक क्राइटेरिया था, सर ने अपने टेन्योर में उस कॉलेज में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरे डिफरेंट डिफरेंट जो कहते हैं ना सब्जेक्ट्स, सर के द्वारा लाए गए।
उस कॉलेज को बहुत रिच किया सर ने अपने उस पीरियड में, जब तक वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। और रिसेंटली अभी यूपी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन हुआ, तो सर भी उसमें सेलेक्ट हुए। और एक यूपी भर के एक बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है, नेशनल पीजी कॉलेज, जिसमें एडमिशन लेना एक एक्चुअली कठिन कार्य है। कभी कभी तो हम देखते हैं, क्योंकि ये लखनऊ का है, लखनऊ में कॉमर्स में, बीकॉम ऑनर्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पहले स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस नेशनल पीजी कॉलेज होती है। वो पहले कोशिश करते हैं नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन मिले, यदि वो नहीं मिलता तब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सर हम गलत नहीं कह रहे हैं सर, अभी इस बात में खुद अपनी सहमति देंगे। तो सोचिए किस कॉलेज के सर प्रिंसिपल हैं। इस कॉलेज में पहले भी नैक इंस्पेक्शन हो चुका है, ए ग्रेड मिला, और रिसेंटली भी सर ने अपने इसी पीरियड में प्रिंसिपलशिप कराया है, तो फिर ए ग्रेड मिला है। तो सर के पास, इसीलिए हमने सर से रिक्वेस्ट की, दो दो कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बड़े प्रोमिनेंट कॉलेज, दोनों में सर ने अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग परिस्थितियों, बहुत सारी चीजें होती, डिफरेंट डिफरेंट नैक कराया। तो सर के सोचिए फिर कितना एक जैसे ना ब्रॉड सर का एक्सपीरियंस है। तो और अलग अलग जो की एक्टिविटीज हैं, कुछ कॉलेज, एक कॉलेज किसी मायने में अपना प्रतिनिधित्व रखता है, दूसरा कॉलेज अलग। सर से और जब हम लोग प्रिंसिपल की बात करें, सर ने अपना सीवी नहीं दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बीच प्रिंसिपल सेलेक्ट होके आए हैं, तो निश्चित रूप से उतनी एपीआई, उतना पब्लिकेशन, उतना सब तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में है, क्योंकि उसके लिए भी एक मानक है, इतना आपके पास एपीआई हो, इतना पब्लिकेशन हो। तो निश्चित रूप से सर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट हो, चाहे वो पब्लिकेशन पॉइंट हो, जिसे एकेडमिक कहते हैं, हर पॉइंट्स में रिच है। तो ये हम लोगों के लिए रियली गौरव की बात है। और सर इवन जिस कॉलेज में बहुत बिजी रहते हैं, उसके बाद सर ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल, नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी बात रखता हूँ। तो सर सभी प्रतिभागियों की तरफ से इस समय 188 हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है इस थैंक यू। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपके ऊपर। वेलकम सर। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अंशु केडिया। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि हमारा ये पूरा आभासी पटल प्रोफेसर देवेंद्र सर को पाके बहुत ही गौरवान्वित होगा, और मुझे लगता है वो जो भी हमें आलोकित करेंगे वो एक बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। चंद पंक्तियों के साथ मैं आपको बुला रही हूँ कि सर ने जो कुछ भी बनाया, अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा किया, और आपने अपने लिए एक इतिहास रच दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस आभासी पटल में वेलकम सर। थैंक यू। मैं प्रोफेसर अंशु केडिया जी और सुचिता जी, मैं आप दोनों लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और एक अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं डॉक्टर साहब ने कल बातचीत किया था परसों कि आप अपना सीवी दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। अब हमारा यही सीवी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, हम भी एक शिक्षक ही हैं, एक गांव से के स्कूल से पढ़ करके आज मैं लखनऊ शहर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर हूँ। उसके पहले मैंने कालीचरण पीजी कॉलेज में 2001 से 2021 तक टीचर के तौर पर और प्रिंसिपल के तौर पर 10 साल मैंने टीचिंग का कार्य किया। उसी के बाद ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। 10 साल ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। उस बीच कई कार्यक्रम मैंने कराए, सेमिनार भी यूजीसी से स्पॉन्सर्ड दो दो सेमिनार कराए, और भी कई कार्यक्रम डेली होते रहे। उसी क्रम में मेरे दिमाग में आया कि कालीचरण का नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। इस रूप में हम लोगों ने आवेदन किया, और संयोग ये था कि नैक ने अपने फॉर्मेट को उस समय चेंज कर किया था। यह 2018 की बात है। और कुछ जो दो तीन संस्थाएं थीं जो मैनुअल होने के बाद जब वो ऑनलाइन हुआ, उस बीच में नैक का एक्रेडिटेशन के लिए जिसने आवेदन किया, उसमें दो तीन कॉलेज थे। आईटी कॉलेज लखनऊ से और कालीचरण दोनों ने आवेदन किया था। सारे फॉर्मेट बन रहे थे, चेंज हो रहे थे, इसलिए उसमें टाइम भी लगे। अंत में 2019-18 के बीच में हमारा दिसंबर लास्ट में, शायद 29, 30, 31 दिसंबर को था, 18 और 19 का बीच का।
और सारे फॉर्मेट एकदम मैनुअल से चेंज हो गए थे। पहले ये था कि टीम केवल कॉलेज आती थी, एसएसआर रिपोर्ट के आधार पर विजिट करती थी और एक मार्किंग करने के बाद आपको ग्रेडिंग दे दी जाती थी। लेकिन अब सिस्टम एकदम चेंज हो गया। 1000 का एक वेटेज बनाया गया जिसमें 70-30 के बीच में डिवाइडेशन किया गया और 70% जो मार्क्स थे उसमें भी मैक्सिमम 60% के आसपास, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स एक प्रकार से मैं कहूं वो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के आधार पर थे। कुछ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स बनाए गए थे और 30% जो था वो टीम विजिट के आधार पर था। टीम विजिट मोटे तौर पर क्वालिटेटिव मैट्रिक्स को देखने के लिए आती है संस्था में। क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का जितना भी सिस्टम है वो पूरी तरह से जो आप डेटा प्रोवाइड कराते हैं, जिस चीज का आप दावा करते हैं, उसके फैक्ट आप देते हैं, उसी पर मूल्यांकन हो जाता है। एक पूरी तरह से मैथमेटिक्स के फार्मूले को समझ सकते हैं, उसी की तरह से आपकी मार्किंग होगी। यानी टोटल आपका नैक एसएसआर बेस्ड हो जाता है और वो भी एक प्रकार से मैं कहूंगा कि क्यूएनएम बेस्ड हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय बहुत सुविधाएं नहीं थी, सारी चीजें थी और संयोग ये था कि कालीचरण की जो ग्रेडिंग आई वो बहुत संतोषजनक नहीं थी। हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। आईटी कॉलेज की भी ग्रेडिंग उनके अनुसार नहीं आई। हम लोगों ने बात किया, फिर ये हुआ कि दोबारा अपील किया जाए। शायद आईटी कॉलेज ने किया भी, आगे क्या उसको बहुत कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद हमने भी अपील नहीं की, कालीचरण ने अपील नहीं किया। 1 साल 2 साल बाद, कोरोना पीरियड के जस्ट बाद, हम प्रिंसिपल के तौर पर नेशनल पीजी कॉलेज में ज्वाइन किए और ज्वाइन करते ही शायद हमें ज्वाइन करने के 4 ही 5 दिन बाद ये हुआ कि नैक का प्रोफार्मा अपलोड कर दिया गया। हम वही ज्वाइन किए थे, टीचर से परिचय हो रहा था, यानी हमें उसमें कोई हमारी भूमिका नहीं थी। जो नैक का प्रोफार्मा अपलोड किया गया, जो एसएसआर रिपोर्ट सबमिट की गई और 6 महीने 7 महीने के बाद टीम आई। थोड़ी सी नैक में जो हमारा नेशनल पीजी कॉलेज की ग्रेडिंग है 4 CGPA में, टीम जो आती है उसने अपना 3.71 CGPA दिया था। लेकिन हमारा एसएसआर रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी सी CGPA कम मिला। हम लोगों ने पुनः अपील की, टीम के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे। 3-4 महीने लगे सारे प्रोसेस में और फिर हमें ए ग्रेड नैक द्वारा प्रदान किया गया। ये तो मैंने अपना एक संक्षिप्त विवरण दिया जो मैंने कॉलेज के डेवलपमेंट में या नैक के संबंध में अपना स्ट्रगल किया उसके बारे में। इस समय आपके सामने से आप लोग चूंकि काफी यात्रा कर चुके हैं, आप लोगों का पूरा परिचय हो चुका होगा। 7 क्राइटेरिया के अंतर्गत ये 1000 जो हमारे वेटेज हैं इनको डिवाइड किया जाता है। हमें जो बात रखने के लिए कहा गया है वो 100 वेटेज का है। क्राइटेरिया नंबर 7, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम सब जानते हैं 7 क्राइटेरिया में बटा हुआ है और ये सब एक एक क्राइटेरिया, यानी सातों क्राइटेरिया को आप देखेंगे तो ये सब की इंडिकेटर में बटे हुए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए 115 115 इंडिकेटर निर्धारित किए गए हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए 107। केवल 8 इंडिकेटर ऐसे हैं जो ऑटोनॉमस कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में है, बाकी सब बराबर है। लेकिन जब हम यूजी कॉलेज के लिए आते हैं तो 93 है और पीजी कॉलेज के लिए 96 सब इंडिकेटर हैं। इससे भी आप लोग परिचित हुए होंगे। क्राइटेरिया 1
जो करिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है, कालीचरण में मैंने फेस किया था कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कॉलेज के लिए संभावनाएं नहीं है, क्योंकि करिकुलर बनाने का कार्य कॉलेज नहीं करता, यूनिवर्सिटी करती है। लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज में यह कार्य कॉलेज करता है और यूनिवर्सिटी में भी यह कार्य यूनिवर्सिटी करती है। ये 150 इसका वेटेज है, आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए ये यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस के लिए 150 है, जबकि यूजी और पीजी कॉलेज के लिए 100 है। 100 इसलिए है कि आप करिकुलर शायद डिजाइन नहीं करते, इसलिए कुछ छूट नैक ने दिया है। इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले से परिचित हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन आप जानते ही हैं, ये एक मुख्य बिंदु है जिस पर कि कॉलेज को वेटेज दिया गया है। 300 ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, 350 यूजी पीजी कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए 200 वेटेज हैं। इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन, ये एक क्राइटेरिया नंबर 3 है, जिसमें यूजी कॉलेज के लिए 110, पीजी के लिए 120 वेटेज हैं, ऑटोनॉमस के लिए 150 और यूनिवर्सिटी के लिए 250। ये भी शायद इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, वहाँ पर शुरू से ही शोध कराए जाते रहे हैं। कॉलेजों में ये सुविधा नहीं है। ऑटोनॉमस कॉलेज कुछ अपनी वेटेज के साथ चलता है, इस रूप में 150 उसको वेटेज दिया गया है। अब क्राइटेरिया नंबर 4 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस। ये सारे संस्थाओं के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑटोनॉमस हो, चाहे यूजी कॉलेज हो, चाहे पीजी कॉलेज हो, 100 वेटेज रखे गए हैं। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, इसमें भी यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए 100 वेटेज है, यूजी के लिए 140 है और पीजी के लिए 130 है। पॉइंट नंबर 6, क्राइटेरिया नंबर 6, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें सारी संस्थाओं के लिए 100 वेटेज रखे गए हैं। इसी तरह से आज जिसके बारे में हमने अपनी बात रखनी है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये 100 क्राइटेरिया का है, 100 वेटेज का है। इसमें आप देखेंगे कि इस 7वें क्राइटेरिया में 3 की इंडिकेटर्स हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा है बेस्ट प्रैक्टिसेस और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस। आप देखेंगे कि 50 वेटेज 7.1 का है, 7.2 का 30 वेटेज है और 7.3 का 20 वेटेज है। इस तरह से 100 वेटेज में ये तीनों 7वें क्राइटेरिया के 3 की इंडिकेटर्स को डिवाइड किया गया है। 7.1.1 ये जेंडर इक्विटी की बात करता है। इसके अंतर्गत हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, बेसिक तौर पर वुमेन्स को लेकर के। काउंसलिंग की बात करते हैं, एक कॉमन रूम प्रोवाइड करने की बात करते हैं, टेक केयर सेंटर बनाने की बात करते हैं और अन्य फैसिलिटीज जो भी कुछ हम दे सकते हैं उसके बारे में इसमें बात रखी गई है। एक प्रकार से देखें तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में आता है। इन चारों जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, यदि हम इन चारों को पूरा करते हैं
तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये 5 वेटेज का है। हमारे समझ से यदि ये चारों पूरे किए जाएं, इसको पूरा कर सकती हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के हम कैमरा लगा सकते हैं, और भी सारी चीजें हैं, सुविधाएं बना सकते हैं, कमेटियां गठित कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराएं, समय समय पर काउंसलिंग कराएं। कॉमन रूम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी हो, सबके लिए कॉमन रूम की सुविधा हो। जो टीचर्स हैं या और भी कोई जिनको होती है, उनके लिए डे केयर सेंटर भी होना चाहिए। इस तरह की सुविधाएं यदि हम अपने संस्थाओं में प्रोवाइड कराएं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो मेरा अनुभव है, जिसके आधार पर हम पॉइंट मेंटेन करते हैं, उसमें हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। 7.1.2 ये एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड 7.1.2 है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के तहत आता है। इसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स इसके अंतर्गत है। हम सब जानते हैं, लगभग सारी संस्थाओं ने अपनी ये व्यवस्था कर भी रखी होगी। हम लोग सोलर पैनल लगभग सारे कॉलेजों में है। हमारे यहाँ पर नेशनल पीजी कॉलेज में भी 35 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। बायोगैस प्लांट की बात करता है, बायोगैस प्लांट इसी संस्था में है। व्हीलिंग टू द ग्रिड की व्यवस्था यदि है, सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन की व्यवस्था है, और एलईडी बल्ब वगैरह के माध्यम से यदि हम लाइट को इस तरह से यूज करते हैं जिससे मैक्सिमम लाइट का यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो यदि हम इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था करें अपनी संस्था में, तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी किन्हीं चार को हमें अपने संस्था में व्यवस्था करनी होती है। 5-5 वेटेज के दोनों क्राइटेरिया के सब इंडिकेटर्स हैं, और इनको हम अपने संस्था में आसानी से इस्टेब्लिश करा सकते हैं। 7.1.3 ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है। वेस्ट मैनेजमेंट की भी सुविधा हर कॉलेज अपने स्तर पर कर सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर हम अपनी सुविधाएं बना सकते हैं। लिक्विड वेस्ट के तौर के लिए अलग हम अपना सिस्टम बना सकते हैं, और ये सारा सभी लोग इसके लिए परिचित भी होंगे। नगर निगम भी ये प्रोवाइड कराता है, और सब जगह पर हमारे 3 डिब्बे दिए जाते हैं। तो हम उसको अपने संस्था में यूज करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट की, चूंकि इतने ज्यादा संख्या में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि संस्था में एक ई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी बना सकते हैं। एक वेस्ट रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था यदि हम कर सकें, कोई ऐसा चीज बनाएं, कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें वेस्ट रिसाइकिल के आधार पर कोई चीज बनाया जाए। और बहुत से आप देखेंगे वेबसाइट पर भी ये सुविधाएं हैं कि रिसाइकलिंग करके आप कोई न कोई रोजगार भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है। इससे रिलेटेड हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कुछ चीजें बना करके उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह से रिसाइकलिंग के बारे में भी हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। और यदि इसमें से किन्हीं चार को हम अपने संस्था में पूरे व्यवस्था के साथ यदि इस्टेब्लिश कर सकें, तो हम पूरे मार्क्स पा सकते हैं। इस पॉइंट में भी 7.1.3 में भी हम पूरे मार्क्स पा सकते हैं। 7.1.4 ये क्वांटिटेटिव मेजर के तौर पर आता है। इसमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कही गई है। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हर संस्था में है, कर सकते हैं, नहीं है तो आसानी से कर सकते हैं। बोरवेल रिचार्ज हम करा सकते हैं। टैंक का निर्माण करा सकते हैं, कराना चाहिए।
और वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अमूमन सब जगह पर साइंस होंगे या सीवर की व्यवस्था होगी तो आप डायरेक्ट हम लोग उसमें डाल देते हैं, सीवर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग चाहें तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं या उसकी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग कर सकें। और वाटर बॉडीज के मेंटेनेंस के लिए हम लोग एक अपना सिस्टम बना सकते हैं। और इस 5 में से किन्हीं 4 की यदि हम अपने कॉलेज में व्यवस्था कर लें तो हमें पूरे मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं। ग्रीन कैंपस की 7.1.5 में ग्रीन कैंपस के बारे में बताया गया है। और इसके लिए हम लोग सब जानते हैं कि ये ऑटोमोबाइल्स व्हीकल कैंपस में प्रतिबंधित करने का एक हम सिस्टम बनाएं, लोगों को समझाएं। बाइसिकल का मैक्सिमम यूज करने के लिए व्यवस्था करें या फिर बैटरी व्हीकल का। हमारा पाथवे अच्छा बना होना चाहिए, व्यवस्थित हो, उसके लिए इंडिकेटर लगे हों। हम प्लास्टिक बैन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएं और जगह जगह हम उसकी व्यवस्था करें कि हमारे कॉलेज में या संस्था में प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके कॉलेज में एक लैंडस्केपिंग की व्यवस्था हो जिसमें प्लांट और ट्री के भी मेंशन हो। और यदि इसमें भी हम किन्हीं 4 की व्यवस्था कर ले जाएं तो हम पूरे मार्क्स पाते हैं। हमने देखा कि यदि हम इन सारे सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करें तो हमें इसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। चूंकि हमारा उद्देश्य नैक के माध्यम से ये भी है कि कॉलेज की ग्रेडिंग भी या संस्था की ग्रेडिंग भी अपग्रेड रहे, बढ़े, और उसके लिए हमें हर एक में अच्छे मार्क्स पाने हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि 3.01 से ऊपर का यदि हम पाते हैं अपना CGPA तभी हम ए ग्रेड में आते हैं। तो ए ग्रेड या ए के ऊपर जाने के लिए आपको लगभग हर एक में मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रूप में हमने देखा कि यदि हम ये सारे ऐसे हैं एक मैथमेटिकल फार्मूले के तहत कि हम सारे बिंदुओं को पूरा करें, सारा चीजें करें। और सबकी महत्वपूर्ण चीज ये है कि रिसिप्ट, यदि हम कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कोई चीज कराते हैं, तो इन पीछे 5 साल के बीच में यदि हमने कुछ भी किया या उसका मेंटेनेंस किया तो उससे रिलेटेड जिनको भी बिल दिया, वाउचर दिया, कुछ भी सामान परचेज किया तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, बिल वाउचर होनी चाहिए। क्योंकि वो बाद में जब ये आप इन चीजों का दावा करते हैं कि नहीं मेरे यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं, तो वो अपलोड करने के लिए मांग करते हैं। DVB जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेटेशन के दौरान जब आप SSR रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं सारे दावे के साथ और विद एनेक्जर, तो बाद में वो कहता है नैक कि आप इनको DVB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब अवसर आता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कभी कभी हम अपनी बात रख देते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट कॉलेज को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। क्योंकि हमको 15 दिन या 20 दिन का समय दिया जाता है। उस 15 और 20 दिन के दौरान आपको जिन जिन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है या जिन जिन बिंदुओं पर उनको आपसे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उन 15 डेज के दिन के अंदर सारे पॉइंट वाइज आप उनको आंसर देंगे और फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप उस पर अपलोड करेंगे। तो इसके पहले से ही यदि आपके पास प्रिपरेशन रहती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं और आपकी बात को कंसीडर भी किया जाता है और DVB के दौरान जो डिमांड की जाती है उसको आप पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम DVB की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि यदि आप स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सारे एनेक्जर सही से लगाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हर एक पर, इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, हर डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंसिपल की प्रॉपर साइन और मुहर होनी चाहिए। यदि कॉलेज का मैटर है, अन्य संस्थाओं का मैटर है,
तो भी जो जिम्मेदार उनके ऑफिसर्स हैं उसकी बाकायदा साइन और मोहर होनी चाहिए। स्कैन प्रॉपर में होना चाहिए। बहुत से ऐसे इस तरह से लोग उसको स्कैन करते हैं कि सिग्नेचर कट जाते हैं, कभी जहाँ का बिल है उसका ऊपर का हिस्सा कट जाता है, तो वो भी डीबीवी में कंसीडर नहीं करते हैं और बहुत से मामलों पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत से क्लियर यदि स्कैनिंग नहीं आती है तो उस मामले में भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम लोगों को इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से हमारे द्वारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं वो रिजेक्ट ना किए जाए नैक के द्वारा। इसके लिए हम लोग प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, जैसा मैंने अनुभव किया। इस अपने मैंने नैक के 2 टीम विजिट कराई और एसएसआर रिपोर्ट सबमिट किया। इसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया डॉक्यूमेंटेशन की। किसी भी तरह की हम लोग यदि दावा करते हैं तो पहला यही बिंदु होता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। आप उस दावे के लिए सपोर्टिंग में आपको पेपर देने होंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। 7.1.6 ये क्वालिटी ऑडिट ऑन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी को लेकर के है। हमें हर साल एक ग्रीन ऑडिट कराना जरूरी होता है और इस रूप में यदि आप ग्रीन ऑडिट कराते हैं, एनर्जी ऑडिट कराते हैं, एनवायरनमेंट ऑडिट कराते हैं, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आपको इसमें भी पूरी तरह से पूरे मार्क्स मिलते हैं। 4 में आपका 5 नंबर का है, ये 5 वेटेज का है। आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं और इसको भी पाने में हमें समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 7.1.7 में हम आते हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली। डिसेबल्ड के लिए हम जानते हैं दिव्यांगजन के लिए हर संस्था में अब व्यवस्था हो गई है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जहां पर दिव्यांगजन के लिए कोई व्यवस्था ना हो। इसमें मुख्य रैंप है। रैंप हर जगह है, लगभग बनाए गए हैं, सब जगह बन गए हैं। वॉशरूम की व्यवस्था, वॉशरूम सब जगह है, खास करके वेस्टर्न टॉयलेट की भी व्यवस्था है। साइन बोर्ड जगह जगह लगे होने चाहिए और ये साइन बोर्ड ऐसे होने चाहिए जो दिव्यांगजन को सपोर्ट करें। चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात मैंने अनुभव की वो ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर भी आपके कॉलेज में ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये लगे कि हम दिव्यांग लोगों को सुविधाएं देते हैं। और यदि इन चारों पॉइंट्स को हम अपने कॉलेज में व्यवस्था कर लें तो हमारे समझ से आपको इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रैम्स उसके सब के लिए आप जानते हैं जियोटैग फोटो, आजकल सब चीज़ों पे आप लोग जियोटैग फोटोग्राफ्स कर ही लेते हैं, तो इसमें कोई असुविधा किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए। और हमारे समझ से इसमें भी हम लोग पूरे मार्क्स पा सकते हैं। एक दो बहुत से एनजीओ हैं जो डिसेबल्ड लोगों के साथ काम करती हैं, आप उनकी भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। आगे के जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सारे क्यूएनएम या क्यूएलएम में बेस्ड होते हैं। हमने जो अपना एक जब हमने अपील की थी यहाँ पर नेशनल पीजी कॉलेज में, तो मैंने ये अनुभव किया कि जब डीवीवी की बात आती है और हम डीवीवी के बाद फिर अपनी बात रखते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके कुछ दिनों के बाद उनकी टीम इसको ऑब्जर्व करके फिर ये बताती है कि आपकी कितनी बात को कंसीडर किया और कितनी नहीं किया। वो मेल आता है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते और बाद में फिर टीम आती है तो हम ये देखते हैं कि टीम के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं। टीम ये कहती है कि जो चीजों को आपने दावा फिजिकल फॉर्म में किया है उसको मैं देख लूंगा, आपके कॉलेज में इस चीजें हैं। और हम मोटे तौर पर जो चीजें देखते हैं उसी को उसी की मार्किंग करते हैं। और कोई भी टीम बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच के साथ किसी भी संस्था में नहीं आती है। इसलिए
हमने जो अनुभव किया है वो ये है, चाहे वो कालीचरण में रहा हो, चाहे हमें नेशनल पीजी कॉलेज में रहा हो, हमने किसी भी रूप में ये नहीं देखा कि टीम का अप्रोच कभी भी किसी भी संस्था के निगेटिव जाता हो या उसको परेशान करने की बात है। मुख्य चीज ये है कि वो किस रूप में आप उसके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, कैसा आपका सिस्टम काम कर रहा है उसके साथ जो टीम लगी हुई है IQAC की, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात को यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से टीम पूरी तरह से सपोर्ट करती है। हमारा मुख्य फोकस इस चीज में होना चाहिए कि हमारा SSR रिपोर्ट इस तरह से बने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ कि हम अपनी बात पूरी तरह से उसमें रखें, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यदि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों तो हम हर चीज में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात है उसमें दो बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगले जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें। और बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक प्रकार से ये भी एक क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के तौर पर लिया जाता है। इसमें भी हमें अपनी संस्था के दो बेस्ट जो भी चीज़ें हमें समझ में आता है कि हमारी टीचिंग लर्निंग चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारा एनवायरनमेंट, वो सारे इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, हमने कोई नया चीज़ें अपने संस्था में किया है कि कुछ दूसरे संस्था से भिन्न कोई चीज़ हमने किया है और हम अपने बच्चों को कोई बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में उस चीज़ का हम दावा कर सकते हैं, उसका हम उल्लेख कर सकते हैं, उसके बारे में हमें वर्ड्स में अपनी पूरी बात लिखनी होती है। 200 वर्ड्स की बात कही गई है, तो हम यदि उस चीज की पूरी तैयारी करने के साथ करके SSR रिपोर्ट में उसको सबमिट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस क्राइटेरिया में जो 100 मार्क्स के हैं, इसमें हम हर एक में 4 मार्क्स, 4 जो CGPA है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके वेटेज के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 100 वेटेज में अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। और हमारे समझ से इस पॉइंट्स को अर्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं होती, इस रूप में कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं लगती मुझे। और हमारे समझ से हर कॉलेज इस सुविधा को अपने यहाँ बढ़ा सकता है, मेंटेन कर सकता है। और इस रूप में इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो मेरी समझ में आया, हम पूरी तरह से संस्थाएं खरी उतर सकती हैं। और जो नैक का अपना मूल्यांकन करने का तरीका है उसमें हमारे समझ से पूरी तरह से हमारे लोगों के हाथ में होता है, पूरी तरह से मैथमेटिकल फार्मूले के तहत होता है। और यदि हम थोड़ा भी अवेयर हो जाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने एक कार्यक्रम आयोजित कराया, निश्चित रूप से कार्यक्रम हर तरह की संस्था के लिए उपयुक्त है, वो इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। कमेटी में ऐसे लोगों को रखें जो वास्तव में उसके पीछे लग करके कार्य करे। आप ये कर सकते हैं कि सारों 7 क्राइटेरिया है, हर क्राइटेरिया के लिए एक एक टीचर्स को नामित कर सकते हैं या टीचर्स की एक एक कमेटी गठित कर सकते हैं जो पूरी तरह से सारे इंडिकेटर के साथ अपनी बात को टीम को बताएं और उसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें। हमारे समझ से डॉक्यूमेंटेशन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हम यदि गहराई के साथ हर एक बिंदु को देखें तो हम उसमें पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। और हम लोगों ने करके दिखाया भी और देखा भी, प्रैक्टिकली अप्रोच हम लोगों ने पूरी तरह से अपनाया और हम आज इस रूप में सक्सेस हैं कि हमारे सारे चीज़ों को नैक ने एक्सेप्ट किया। तो मैं पुनः शुभकामना देते हैं कि आप लोगों ने हमें अवसर दिया, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया अपने इस दोनों संस्थाओं में नए टीम विजिट के दौरान और SSR रिपोर्ट के दौरान, उन सब के प्रैक्टिकल जो हमने देखा, मैंने अपनी बात रखी। यदि कुछ भी इसमें आप लोगों को लाभान्वित हो सके हों तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा।
कि अपने अनुभव आपके साथ साझा करने के बाद हमारे सहयोगी प्राध्यापकगण, प्राचार्यगण कुछ इसके पॉजिटिव रहा। यदि ऐसा रहा हमारे लिए तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। बाकी डॉक्टर साहब देखें। थैंक यू सर। बहुत सहज शब्दों में आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जिस तरह से आपने शेयर किए वास्तव में वो दर्शा भी रहा है कि आपने उसमें लगन के साथ काम किया। सुचित्रा मैम को हाँ, कंडक्ट बहुत करना। बहुत सुचित्रा मैम प्लीज। बहुत अच्छा लगा सर, सिंह सर, आपने तो मतलब सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि एक ऐसा ये 7वां पॉइंट रहता है जिसमें कई को बड़ा होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होता क्या है या अपन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज क्या होंगे, पर जी आपने जितनी सरलता और सहजता से इसको स्पष्ट किया, तो मैं समझती हूँ सभी प्रतिभागियों को समझ में आ गया होगा। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो हमारे पास हमारे विद्वान प्राध्यापक बंधु मौजूद हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी शंका का समाधान अभी करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा जाता है क्राइटेरिया में, और हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया था। तो अगर आप लोग जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है जरा भी कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, फर्स्ट है विनय जैन साहब। सर आप अपने को, हाँ हाँ पूछिए सर। हाँ, नमस्कार सबको। नमस्कार। सर, हम बड़े प्रभावित हुए आपके लेक्चर सुन के, और मैं गवर्नमेंट थैंक यू। गर्ल्स कॉलेज खंडवा में प्रोफेसर हूँ इंग्लिश में, थैंक यू। और IQAC कोऑर्डिनेटर भी हूँ और नेक प्रभारी भी हूँ। जी जी। हाँ आपने सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया, ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। जी। तो हमारे कॉलेज में कोई 20-25 साल पुराने कंप्यूटर हैं, और इतने ही पुराने इन्वर्टर हैं। पहले इन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी, आजकल इन्वर्टर की जरूरत हमारे यहाँ नहीं पड़ती है, नहीं। क्योंकि पावर कट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारे यहाँ। हम्म। तो ये रखे हुए हैं, पूरा कमरा हमारा घेरा हुआ है। और इसके पहले गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे कि जो भी पेपर हैं या जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज जो भी हैं, वो 5 साल पुराने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला दें। तो वो सब हम्म। तो हमने कर लिया। अब इसको कैसे, इन्वर्टर या कंप्यूटर को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे उसको क्या करें, मतलब कि हमारा हाँ, मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूँ। हमारे पास एक कुछ लोग आए, एनजीओ चलाते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम एक सिस्टम आपके यहाँ रखेंगे और इसमें आप लगा दें कि जो ई वेस्ट हैं वो इसमें रखे जाएं। बच्चे बहुत से मोबाइल गैजेट और बहुत बहुत सी चीजें रखते हैं, तार इधर उधर फेंक देते हैं, चार्जर इधर से उधर फेंक देते हैं, खराब हो जाता है। तो हम लोग इस पर व्यवस्थित रहेगा और ले जाएंगे, बाकायदा लिस्ट बना करके आपको देंगे भी कि ये चीजें आई, और हम इसको एनजीओ हमारी इस सुविधा को भोग करेगी, जो भी इसको बेचेगी या कुछ भी करे। तो एक प्रकार से हम उसको उनको भी देंगे, उन संस्था को देंगे, जैसे एनजीओ कह रही है हम ले जाएंगे, तो हम बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने हमें दिया, और हम इसका यूज जो भी गवर्नमेंट के नाम्स हैं उसके तहत इसको हम निस्तारित करेंगे। तो ये सुविधाएं हमने देखी, पढ़ी, उनको इम्प्लीमेंट किया। इस रूप में हर जगह पर ये सुविधाएं हो सकती हैं, ये हम लोग सर्च कर सकते हैं अपने एरिया में कि कहाँ पर ऐसी चीजें हैं। मोटे तौर पर इनको रिसाइकिल करने के लिए जो चीजें उसकी यूज की हैं, जो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग यदि उनका अप्रोच करें, उनको अपनी संस्था में बुलाएं और उनके माध्यम से इसको निस्तारित करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से इस पॉइंट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये शायद सारी संस्थाएं करती होंगी। या तो दो ही रास्ता है, या तो बाईबैक सिस्टम के तहत हम लोग काम करते हैं, या फिर हम किसी को जोड़ सकते हैं उसके साथ जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की दोबारा यूज करने का तरीका अपनाते हैं। उनके साथ हम लोगों को सर्च करके अपने शहर में और उनको या देहात में जहाँ कहीं भी काम करते होंगे उनके साथ उनको एसोसिएट करना पड़ेगा, और हमारे समझ से यही एक रास्ता है जो इसको आगे बढ़ा सकता है।
विनय सर, आपको क्लियर हो गया होगा ना? तो नेक्स्ट है प्रोफेसर गीता। आपने अपना हाथ रेज किया है, तो आप अपने सर से क्वेश्चंस को पूछ सकती हैं। प्रोफेसर गीता। जी। 19 में ज्वाइन किया है, बाद में बीडीएम गर्ल्स पीटी कॉलेज है शिकोवात, वहां पे। तो सर हम लोगों का जैसे हमने ज्वाइन किया उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। पहले का सर हमारे पास कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है। जी। तो जैसे हम 5 इयर्स का हमें तैयार करना है एसएसआर में, जो पिछले 5 सेशंस का करना है। तो सर अगर हमारे पास पिछला कुछ भी है नहीं, सब कुछ हम इनिशिएटिव लेके अभी शुरू कर रहे हैं, तो फिर सर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे हमारा हो जाए सही? हम जो नई पहली बार जो अप्लाई करते हैं फर्स्ट साइकिल, जी वो जी उनके पास तो ये गुंजाइश है ही है कि वो अपनी पूरी चीज का प्रिपरेशन पहले करें। जब अपने को सेटिस्फेक्शन उनको मिले कि हमें पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, हर पॉइंट्स के लिए हम अपनी बात जो रखना चाह रहे हैं उसके लिए हम फैक्ट उपलब्ध करा पाएंगे, जी। तभी वो एसएसआर सबमिट करें। प्रॉब्लम लेकिन उनके सर, लिए है फर्स्ट बार जो फर्स्ट साइकिल में अप्लाई करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, यदि जी नहीं सर, है तो। जी लेकिन जो सेकंड थर्ड साइकिल के लिए होते हैं, प्रॉब्लम उनके लिए है क्योंकि उनको हर साल AQAR सबमिट करना होता है, और AQAR सबमिट जब आप हर साल करेंगे तो 5 साल के बाद चौथे साल वही एसएसआर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप उसमें कुछ नया नहीं जोड़ सकते। लेकिन जो फर्स्ट साइकिल जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली साइकिल जिनकी है, वे पिछले 5 साल का, मान लीजिए आपने 21 में। 2024-25 के एकेडमिक सेशन में आप अपनी बात मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, या 23-24 के एकेडमिक सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके पिछले के 5 साल, जबकि जिनका की डेटा मिल सकता है, जैसे 21-22 का डेटा आपको मिलेगा 23-24 में अप्लाई करें तो 22-23 का डेटा अभी नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आप अभी जाएं स्टूडेंट प्रोग्रेशन में, तो बहुत से बच्चे अभी पीजी में होंगे या पीजी में एडमिशन की प्रोसेस में होंगे, या बहुत से बच्चे अभी कोई जॉब के लिए तलाश रहे होंगे, तो वो आपको ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल सकता। इसलिए 21-22 और उसके बैक के 5 साल का आपको करना होगा। तो आप पहले तो ये देख लें कि सारे क्राइटेरिया वाइज आपके पास क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो, अब दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बोलें कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने तरफ से बनाए, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि हर एक को लेकर के आपके पास प्रॉपर तो डॉक्यूमेंट्स हैं सर कि नहीं। जो सर हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने जितने एकेडमिक सेशन हम कर लें उसके बाद हम अप्लाई करें। लेकिन सर जैसे शासन का कहना है आप जल्दी नेक कराइए, जल्दी नेक कराइए, तो सर हम लोग बिना किसी प्रिपरेशन के इतनी जल्दी हम कैसे करा सकते हैं? देखिए, प्रशासन ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, वो तो ये कहेगा कि आप ये सब करते ही रहे होंगे, तभी तो आप नेक के पैरामीटर पे आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं डॉक्टर साहब की, जब आप पहली बार सोचें कि मुझे कराना है, तो बहुत सी चीजों की आपको कमी दिखती है। उस कमी के लिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कहीं से डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, हम तो कहेंगे आप अपनी संस्था में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सर्च करें और उनको बस सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करें। और उसके पीछे का जो शब्द है जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू सर। सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए जरूर चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, ठीक है। सर डॉक्टर राकेश ओझा सर, आपने हैंड रेज किया है सर। डॉक्टर राकेश, हाँ प्लीज सर, प्लीज सर। प्रणाम सर। सर हम यहाँ डॉक्टर राकेश कुमार ओझा, कोऑर्डिनेटर IQAC महाविद्यालय भटौली बाजार DDU के अंतर्गत हम हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। सर हमें एक क्वेश्चन था, मुझे ये जानना था कि हमारे कॉलेज में 10 सब्जेक्ट है, सिर्फ BA है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये हम सेशन लेके हमको चलना है कि जो आजकल चल रहा है सर NEP के अंतर्गत, कि आपका सेमेस्टर वाइज उसके अंतर्गत हमको करना है पिछले 5 साल का, ये हम जानना चाहते हैं सर। सेमेस्टर
को हमारे लेकर के यहाँ नहीं चलना चल है, रहा है आपको सर, एकेडमिक सेशन को लेकर के चलना है। सेशन आज को। एकेडमिक सेशन को लेकर के चलना है, जी जी सर। सेमेस्टर नहीं। आप अच्छा 5 सर। एकेडमिक सेशन लेकर के चलेंगे जी जी और उस एक एकेडमिक सेशन में 2 सेमेस्टर आएंगे। जी स्वाभाविक है, सर। जहां पर सेमेस्टर है वो सेमेस्टर लेंगे, जहां पर जी एनुअल चला था वो एनुअल लेंगे। जी डॉक्यूमेंट्स आपको उसी के क्रम में अरेंज करके अपनी बात को रखना होगा, जी। सबमिट करना होगा। जी और सर एक चीज और कि हमारे यहाँ भी 5 टीचर आए हैं, नए आए हैं सर। इसके पहले 5 टीचर थे ही नहीं, पिछले सत्र में आए हैं सर। तो जो पीछे के 5 साल के हैं वो हम कैसे कंप्लीट करें अदर सब्जेक्ट्स के, जो नई टीचर थे? अब ये तो आप कह नहीं सकते कि मैंने बिना टीचर के ही बच्चों को डिग्री दे दी। हाँ कहीं सर, न ये कहीं से तो कोई है। न कोई टीचर तो आपने रखे होंगे। हाँ और सबसे बड़ी चीज 2 चीजें समझें। जी सर। एक आता है फुल टाइम टीचर, एक जी टर्मिनोलॉजी होती है फुल टाइम टीचर की। जी सर। और फुल टाइम टीचर आप जरूर रखते होंगे। मान लीजिए कोई टीचर रिटायर हो गया तो किसी न किसी को तो फुल टाइम टीचर के तौर पर रखेंगे, तभी स्टूडेंट्स को टीचिंग की व्यवस्था कर पाएंगे। और यदि जी आपने फुल टाइम टीचर रखा है तो यूजीसी उसको मान्यता देती है। जी फुल टाइम टीचर का मतलब है कि पूरे दिन 6 घंटे वो कॉलेज में रह रहे हैं, वो फुल जी टाइम टीचर कहलाएंगे। गेस्ट फैकल्टी वो होता है जो अतिथि शिक्षक के रूप में आता है, कुछ पढ़ाता है, यानी जी कि 1 पीरियड या 2 पीरियड। लेकिन जी फुल टाइम टीचर पूरे पीरियड को पढ़ाएगा, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस मोड में हो और चाहे वो रेगुलर मोड में है। वो पूरी तरह से यूजीसी उसको मानती है, नैक उसको मानता है। एनआईआरएफ की रैंकिंग के दौरान एनआईआरएफ भी उसको कंसीडर करता है। जी। तो उसको थैंक यू सर। आपको डॉक्यूमेंट्स में लगाने होंगे। थैंक यू सर। अंशु मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम अधिकतर कार्यक्रम देखते हैं मैम, और ये कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा लगा मैम। जितने हुए आए सभी लोगों का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू ओझा सर। इसके पश्चात है डिम्पल विज। आपने हाथ उठाया है, आप अपनी भी जिज्ञासा का समाधान करें सर से। सर नमस्कार देवेंद्र सर। मैं प्रोफेसर डिम्पल विज एंड मैं एकेपी पीजी कॉलेज खुर्जा में प्रिंसिपल हूँ। सर हमारे यहाँ नैक का एक भी साइकिल नहीं हुआ है। मुझे जो पूछना है आपसे, क्योंकि नैक तो मुझे कराना आता है, ये ग्रीन ऑडिट, ये ग्रीन ऑडिट के लिए क्या कोई संस्था ही बुला के ऑडिट करवाना पड़ेगा या हाँ, हम अपने आप सारे इंतजाम कर लें ग्रीन कैंपस? हमारे समझ से मैडम संस्था से ही बुला करके ऑडिट कराना होगा। सर इतने पैसे संस्था नहीं, बाकायदा टॉपिक बहुत उसका एक छोटा है। प्रोफार्मा होता है, वो प्रोफार्मा भरेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगी और कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, और इसका आधार पर आपको एक सर्टिफिकेट पूरा देंगे। कई पेज का होता है, क्योंकि आप उसको देखेंगे 5-6 बिंदुओं में सारी बात उनको रखनी होती है। तो लगभग 15 से 20 पेज का ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट होती है। और सर हमारे एक बात समझ मैं से भेजूं, संस्था से ही। जी सर संस्था कितने पैसे लेगी? क्योंकि सर हमारा बहुत छोटा कॉलेज है, क्या हम मतलब उतना मनी मैनेज कर पाएंगे? इसलिए हम संस्था को बुलाने से डर रहे हैं, क्योंकि बस हम नैक कराने की हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम नैक फीस देने के लायक भी नहीं है। हमारे पास इतना मनी भी नहीं है कि हम नैक फीस दे सकें। लेकिन वो नहीं नैक तो फीस तो बच्चों की सिक्योरिटी में से जैसे है वो तो कर आके दे देंगे, हाँ, कि वो आसम मनी से परमिशन देने लेते को हैं, है। कॉशन मनी तो से के कर देंगे। लेकिन ये जो ग्रीन ऑडिट वगैरह इनके लिए पैसे कितने लगेंगे? फिर ये अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। अब इसका मैं एग्जैक्ट, मैंने कराया तो सब कुछ है, सर कितना लेकिन अराउंड लेते हैं, कितना अराउंड लेंगे? कुछ आइडिया थोड़ा सा दीजिए, अप्रॉक्स दीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही, अप्रॉक्स 30 to दीजिए। 60,000। माय गॉड, ये तो पॉसिबल नहीं और ये भी चीजें आप समझें कि ग्रीन ऑडिट हर साल का होता है। है। इतना खर्चा कैसे होगा सर? एक तो नैक की फीस इतनी ज्यादा, फिर ये सारे ऑडिट वॉडिट अगर संस्थाओं से कराएंगे। हम देखिए, मैं खुद एक जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, और मेरे कॉलेज में मैं ऑर्गेनिक वेस्ट भी करा रही हूँ। इवन जी प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट हम अपने पुराने कॉलेज में 2014 से करा रहे हैं। अभी किसी एक सर की क्वेरी थी, तो उनको मैं ये जवाब भी दूंगी। सर ई वेस्ट के संदर्भ में अगर आप इन्वर्टर की बैटरी है तो उसी स्क्रैप डीलर को दे सकते हैं जिससे आप नई खरीद रहे हैं। अभी अभी जैसे हमने सीसीटीवी कैमरे का सारा एलईडी वगैरह खराब हुई, तो जिससे आप नई एलईडी लेते हैं वही स्क्रैप डीलर या और कोई स्क्रैप डीलर आके वो खरीद लेते हैं, तो नहीं, उसका स्क्रैप मनी डीलर है, आपको। बाई बैक सिस्टम हर है। बाई बैक सिस्टम के साथ आप उसको परचेज करें। नहीं, हाँ पुराना खराब हो गया है हाँ, तो बाई बैक कराइए। कंप्यूटर भी बाई बाई बैक बैक, होता है, इन्वर्टर बाई बैक हाँ होता है, कंप्यूटर भी, कैमरा, हर हाँ। चीज और बाई बैक होता है।
बाईबैक भी होता है सर, और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी की बाईबैक उस चीज की पॉलिसी नहीं है, तो वो स्क्रैप का सामान ले जाते हैं और बकायदा आपको, जैसे हम कबाड़ की नीलामी करते हैं, इसी तरह ई वेस्ट का भी ले जाते हैं और करते हैं, और आप उसी मनी को उस अकाउंट में डाल सकते हैं। ई वेस्ट के संदर्भ में मैं एक और बताऊंगी, 2014 में हमने अपने कॉलेज में ये प्रैक्टिस शुरू करी थी कि हमने नोएडा की एक एनजीओ से संपर्क कर लिया था, जो बात आप कह रहे थे, वो उन्होंने हमारे कॉलेज में बिल रखा हुआ था, हर बच्चा बोरे में या लिफाफे में बंद करके अपनी स्लिप लगा के क्लास नेम, फादर नेम एंड मोबाइल नंबर डाल के रख जाता था। साल में एक बार वो संस्था आती थी, हम एक प्रोग्राम कराते थे, पहले ई वेस्ट के ऊपर अवेयरनेस देती थी, फिर सब बच्चों का वे करती थी उन्हीं के सामने, और जिसके बेस्ट 3 निकलते थे उनको वो प्राइज देती थी, और जिस बच्चे का जितना ई वेस्ट निकलता था उसको वो बकायदा सर्टिफिकेट देती थी, और कॉलेज को भी एक सर्टिफिकेट इशू करती थी कि इस कॉलेज से हम कितना ई वेस्ट लेकर के जा रहे हैं। जी जी, ठीक इसी है, आपका तरह एक सजेशन। और संस्था है टैरो रिसाइकल, नहीं एक और संस्था है, मैं इनको बता रही हूँ, अटैरो रिसाइकल करके है, वो गवर्नमेंट की संस्था है, बिल्कुल साइंटिफिक वे में ई वेस्ट को रिसाइकल करती है। आप उसको सिर्फ एक ईमेल डालिए कि हमारे कॉलेज के अंदर ये है, वो उनका ओरिजिनल प्लांट रुड़की में है, वो आपके इंस्टीट्यूट आते हैं और वो सारा सामान आपका ले जाते हैं और बकायदा आपको जो है सर्टिफिकेट देकर जाते हैं, जो आपकी संस्था के काम आता है पूरा, कि ये बकायदा साइंटिफिक वे में आपने ई वेस्ट को जो है वो इसका निस्तारण किया है। तो आप अटैरो रिसाइकल से भी कर सकते हैं, एनजीओ से भी इस तरह के टाई अप कर सकते हैं, ये काम हो सकते हैं ई वेस्ट के एरिया में। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो आप ऑर्गेनिक वेस्ट से मेन्योर बना सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट में आप चैम्बर बना दीजिए छोटे छोटे, से नो टू प्लास्टिक, उसमें एक खाना बनाइए, बच्चे बॉटलें उसमें फेंकते जाएंगे, और फिर आप उसे रिसाइकल वाले को जब वो भर जाए आप दे सकते हैं, और उस पैसे को कॉलेज के लिए ही और बच्चों के किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थैंक यू चीजें हो सकती डिम्पल है, जी। लेकिन सर ये ग्रीन ऑडिट वाला नहीं पता मुझे, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डिम्पल। डिम्पल जी उसका नाम लिख दीजिए, जो आप जिसका कंपनी का नाम बता हाँ, रही, तो मैं और बता इतना रही कर हूँ, देते। अटैरो रिसाइकल करके मैसेज कर है दीजिए, मैम, मैसेज कर और दीजिए। हाँ, हाँ मैसेज में डाल दे। हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। हाँ, जिससे ठीक है। सब हाँ, लोग चैट बॉक्स में हाँ, लिखी हूँ, मेरे पास इसके सर्टिफिकेट भी है बकायदा, ये ठीक घर है। में भी आ जाती है लेने मैम, अगर आपके पास घर में है तो घर में भी आ जाते हैं। हाँ ठीक, आप भेज दीजिए, और अगर हो उसका स्क्रीनशॉट लेके अंशु मैडम के फोन पे डाल दीजिए, तो उससे बहुतों को मदद मिल जाएगी। कल हम उसको ग्रुप में डाल देंगे। इसके पश्चात मैं डॉक्टर मैम कंचना, मैं सर्टिफिकेट तो फिर आपको निकाल के डालूंगी। नहीं तो कल आप डाल दीजिए, या आज कभी भी आप पोस्ट कर दीजिए अंशु मैडम के, तो कल हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, तो लोगों को जानना होगा, कुछ क्वेरी होगी तो खुद उसको ठीक है कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है थैंक यू डिम्पल, ठीक थैंक है यू। मैम, ठीक है ठीक मैं है ठीक है। ओके। डॉक्टर कंचना गोदार, आप क्वेश्चन अपना रख सकती हैं। Yeah. कंचना। Yes, ma'am. Good evening to everyone. This is Dr. Kanchana. I don't have any queries. I just wanted to answer for that previous question what Dimple ji ne पूछा था. So green auditing, ma'am, we also had these difficulties of green auditing, but we approached in Karnataka and Bangalore. We have a agriculture university where we approached them, and also the branch of Lalbagh is also working for that this green auditing and all. So we had MOU with the agriculture university, and they came and they certified to our college about the green auditing, and they even issued the certificate also. I think there are some agriculture universities and government horticulture departments are giving these kinds of service, so you can approach and find out, ma'am. ओके। ओके, थैंक यू डॉक्टर कांचना। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेश। राजेश जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने क्वेश्चन को पूछ लें। हेलो राजेश जी। हाँ Yes, could प्लीज। you unmute? Okay. Thank you, ma'am. Good evening to everyone. First thing, sir, thank you very much for this useful information. Just I would like to know about the solar energy system. I think you shared some information about the solar energy. How is there any agency that can help us? We are from Sage University, Bhopal. Which I think any agencies from the government will help us in this regard. सोलर एनर्जी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब?
सोलर एनर्जी। हाँ जी, संबंध में जी सर, सोलर एनर्जी के बारे में आपने डिस्कस किया था शायद कुछ उसमें, जैसे आप सॉलिड देखिए, गैस मैंने को अपने कैसे कॉलेज मैनेज में करना। सोलर एनर्जी, तो जिस कॉलेज का अकाउंट जिस बैंक में है, हमारा HDFC बैंक में है, जी सर। HDFC बैंक ने अपने CSR फंड से 35 किलोवाट का सोलर एनर्जी का प्लांट हमारे कॉलेज में लगाया है, और उसको जी नेट मीटरिंग के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं, इस समय चल रहा है। और उसके सारे जी प्रोसेस मैंने अपने सबमिट किए थे। तो हमारे समझ से बहुत से कॉलेजों में सबके अपने अकाउंट किसी न किसी बैंक में होंगे, वहाँ के CSR फंड से, यदि कॉलेज के पास अपना फंड नहीं, क्योंकि लगभग 35 सर। किलोवाट का हमारे समझ से 30 लाख के आसपास का इसका बजट होता है। बाद में 10 किलोवाट का हमने और लगवाए थे। तो वो आप या तो कॉलेज खुद खर्च करे या फिर किसी CSR फंड से ले, और बैंक इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा CSR फंड होता है, और वो अपने CSR फंड को कहीं न कहीं यूज करेंगे जरूर। और हम, हर कॉलेज है तो अपना 2F 12B में रजिस्टर्ड होने के साथ साथ ATG में भी करा सकते हैं। 12A ATG में रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो CSR फंड अलॉट कर देते हैं। तो यदि आप के पास ये ATG और 12A सर्टिफिकेट है, तो आपके अकाउंट में वो सीधे पैसा डाल देते हैं। आपको बाकायदा वेंडर के माध्यम से जो काम करा रहे हैं उसका बिल, जिस तरह से आपने भुगतान किया है, वो कंपनी को वापस, मतलब बैंक को या जिसने भी आपको CSR फंड से डोनेशन दिया है, हम लोगों ने उस प्रोसेस को फॉलो किया था और अपने यहाँ लगाया, और उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है पूरी तरह से। एक ये हमारे समझ में आता है, इसको आप लोग भी, हर संस्था इम्प्लीमेंट कर सकती है। 10 किलोवाट से थैंक लेकर यू 35 किलोवाट तक जो भी हो। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वी विल थैंक यू कांटेक्ट सर। टू द बैंक। जी, जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छी आपने बातें कही। मैं थोड़ा सा कुछ सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ। हम लोग ने, क्योंकि अभी अभी हमारा नेक का हुआ है जी, 6-7 महीने पहले, तो हमें A+ मिला है। 0.2 से हमारे रह गए, वो भी एक पॉइंट चूंकि इवेलुएट नहीं हुआ इसलिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जहाँ पे साइंस फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी, वहां पर हम कुछ चीजों को सोच सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली भी चीजें हो सकती है, पर जहाँ पे केवल आर्ट्स है यदि, तो मुझे लगता है कि जितना आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी के साथ रहेगा, क्लासरूम से बियॉन्ड स्टूडेंट्स को लेके, जैसे आप ग्रैंड पेरेंटिंग पे कुछ प्रैक्टिसेस चला सकते हैं, ओल्ड एज होम के साथ कुछ प्रैक्टिसेस चला सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप अपना जो भी मतलब टीचिंग और लर्निंग जो आपकी रेगुलर, उससे परे यदि आप कुछ अच्छी चीजें ले सकते हैं, जैसे हमारे जितने भी ये इपिकल है, इपिक्स है जो, वो अगर मान लीजिए उसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है, तो उसको लेके आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ ये फील्ड वर्क करके, कुछ रिपोर्ट बना के, और अगर आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन इथिक्स को लेकर के यदि कुछ कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स चला लें, तो इस तरीके से आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जैसे हर एक महाविद्यालय में आपके स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप कुछ लोगों को हमेशा उनके सुख और दुख के लिए उनको यदि विश करना शुरू कर दें, और उनका ग्रीड कोई हो तो उसको, तो ये सारी चीजें आपके ह्यूमन वैल्यूज में आती हैं कि आप कैसे अपने वैल्यूज को रिस्टोर कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, और कैसे उसका एनहांसमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ जो है आप सोसाइटी के साथ आपका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे। तो और सर ने जो बताया वो तो है ही बहुत अच्छा। तो कुल मिला के मुझे लगता है, अगर और किसी की जिज्ञासा है तो हम अंशु मैडम, अगर अब तो सब लोगों ने, सबने जितने भी अपनी प्रश्न पूछे उनको समाधान मिल गया होगा, और चूंकि ये क्राइटेरिया हमारा अंतिम था, लेकिन अभी हमारे पास 2 दिन और है, तो हम उसको नेक्स्ट प्लान में आपको बताएंगे कि कल क्या है कैसा है। पर आज की स्थिति में जो कुछ भी आपने समझा होगा उसको आप कोशिश करिए, क्योंकि नेक तो करवाना ही है। आप किस कंडीशन में है या नहीं, आज इतने 10 दिन के वर्कशॉप में आपको कुछ चीज तो समझ में आई ही होगी कि अधिक से अधिक आप अपना डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दीजिए। वो जितना करेंगे, आप ये सोच के नहीं बच सकते कि आपके पास ये नहीं है, इसके पहले कुछ था नहीं, ये हमारा पहला है। ये सारे एक्सक्यूजेस नेक नहीं देखता है। आपको 5 साल के अपना जिस भी कंडीशन में है, आप अपना रिकॉर्ड को
दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। जितना आप अपने आप को डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे परफेक्ट पाएंगे, आप समझ लीजिए उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो चूंकि सिंह सर ने तो बहुत अच्छा सब कुछ बताया, बड़ी सरलता और बड़ी सहजता के साथ, और मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं वो बहुत ज्यादा सबने ध्यान से सुना है। मैं देख भी रही थी और सुन भी रही थी। आप लोग की जिज्ञासाएं बता रही हैं कि आपने कितनी गंभीरता और कितनी शिद्दत के साथ सर के इस पूरे लेक्चर को आत्मसात किया है। तो इन सब के लिए मैं औपचारिक तौर पर बोरी महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के इस सेशन के संबंध में जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है उसको प्रस्तुत करें। ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम। आज 10 दिवसीय कार्यशाला का 8वां दिन था और नैक क्राइटेरिया 7 पर जो व्याख्यान 250 प्रतिभागी इस मंच पर इकट्ठे होकर सुने और उनके जिज्ञासु जो प्रश्न थे, इससे लगा कि 250 जो पार्टिसिपेंट हैं वे सभी प्राध्यापक गण अपने महाविद्यालय का ग्रेड ऊपर करने के लिए जूझ रहे हैं और उनके मन में इच्छा है कि वे जरूर नैक में ग्रेड अच्छा कर सकेंगे और इस कार्यक्रम में वो जुड़ करके इस कार्यशाला को सफल बनाया है। इसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट को बधाई देना चाहूँगा आयोजक महाविद्यालय की तरफ से, और शुभकामना देंगे कि दिए गए निर्देशों के तहत यदि आप कार्य करते हैं तो निसंदेह आपका कॉलेज का